हेलो, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। सौरभ ट्यूटोरियल्स के इस खूबसूरत से चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। बहुत अत्यंत प्रयास के बाद एक नया निष्कर्ष निकाला। मैं रिकॉर्डिंग करके ही वीडियोस को आप लोगों के लिए अपलोड कर देता। आपको भी पता है, बहुत देर से लाइव क्लास को स्टार्ट करने का कोशिश किया जा रहा था, पर नहीं चाह रहा है कि हम कर पाए। आज की लाइव क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, खास करके आज के एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, कोई बात नहीं है। मैं क्या बोलते हैं, अपने कामों में बहाना ढूँढने से अच्छा है कि कामों को कर लें। अभी भी आपके पास लगभग 3 साढ़े 3 घंटा का टाइम, और 3 साढ़े 3 घंटा में आप लोग एकदम जी-जान झोंक करके जो मैं अभी बताऊँगा 5 मिनट के, आप लोग प्लीज़ मेरे बातों को फ़ॉलो करो। आप लोगों से मेरा एकदम नम्र निवेदन है, आप लोग सभी बच्चे मेरे बातों को 100% फ़ॉलो, जो मैं ये 5 मिनट बोलूँ। सुनिए, आपको ये जो बचे हुए जो 3 साढ़े 3 घंटा है, उसमें करना कुछ यूँ है। सबसे पहले तो आपको ये करना है, याद कीजिए, मैं आपको एक सीट दिया याद करने, और शायद मैं आशा करता हूँ कि आप याद ज़रूर कर ली, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। अगर आप याद नहीं किए हो ना, आपको बहुत दिक्कत, याद रखिएगा। मैंने आपको एक सीट दिया था, याद कीजिए, याद है? ये वाला सीट मैंने आपको, हाँ, गौर सुना। मैं सभी बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग प्लीज़ इन सीट को कम से कम एक बार पढ़ के ज़रूर जाना। ध्यान देना, इस सीट को एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। जैसे मैं हल्का-हल्का चर्चा कर देता हूँ। जैसे देखिए, ये लिखा हुआ है, इसे याद ज़रूर कर लें। वो इंग्लिश हिंदी में नहीं होके इंग्लिश में उसका, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा है पहले वो समझिए। ये जो आप शुरू में देख रहे हैं ना, यहाँ गौर सुनो। ये जो आप शुरू में देख रहे हो, आप लोगों को क्या करना है, गौर सुनना। आप लोगों को इसे याद नहीं करना है, ध्यान देना। इसे आप लोग को बस एक बार देख के चला जाना है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को बस इसको एक बार देख के चला जाना। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? लोहा, और ये लोहा का अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब बताए थे कि नहीं? आयरन पाइराइट, और ये सब उसके बगल में फॉर्मूला है। जैसे कॉपर का कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लैंस क्यूपराइट। अच्छा, उसमें भी एक बात जान लीजिए, जो पहला वाला है ना, पहला वाला, जैसे लोहा में हेमेटाइट, कॉपर में कॉपर पाइराइट, एल्युमिनियम में बॉक्साइट, जिंक में जिंक ब्लेंड, सब जो पहला है ना, ये है मुख्य अयस्क। याद कीजिए, एग्जाम में पूछता है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क, जो जो पहले है ना दिया हुआ, वो सब मुख्य अयस्क दिया हुआ है। ओ, तो मतलब बाबू रे, इसके साथ हमारा 2-3 गो क्वेश्चन हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ से 100% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछे। सब्जेक्टिव में पूछ देगा एल्युमिनियम के किसी 2 अयस्क का नाम लिखे, या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा लोहा के मुख्य अयस्क बताएं। तो क्या समझ में आया क्या बोले? ध्यान दो, 1 मिनट। तो क्या वो पता चला, बोलो बोलो रे? देखो यहाँ से क्या, लोहा का मुख्य अयस्क कौन है? हेमेटाइट। लेकिन लोहा का अयस्क कौन-कौन है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट। अच्छा, मुख्य अयस्क का क्या मतलब होता है? मुख्य अयस्क का मतलब होता है, ध्यान दो रे, मुख्य अयस्क का मतलब होता है, 1 मिनट, 10 मिनट। यहाँ गौर सुनना। मुख्य अयस्क का मतलब होता है बाबू, जिससे सबसे ज्यादा मात्रा में वो धातु निकलता है। जैसे हेमेटाइट अगर लोहा का मुख्य अयस्क है, इसका मतलब हेमेटाइट से लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगा। समझा क्या बोले? तो आप समझ गए, मतलब वो पहला जो दिया हुआ है बाबू रे, वो क्या दिया हुआ है बोलो? वो दिया है तत्व, और वो तत्व का अयस्क, यानी कि बाबू रे एलिमेंट, और उसका और का नाम दिया हुआ है, ठीक है? और उसमें भी जो पहला है वो क्या है? मुख्य अयस्क। मुख्य अयस्क मतलब सबसे मेन, इससे सबसे ज्यादा मात्रा में तत्व निकाला जा सकता है। आप लोग इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? इसको देखने के बाद यहाँ गौर सुनो। इसको देखने के बाद ध्यान देना, यहाँ पे देखो कुछ दवाई का नाम लिखा है। प्लीज इसको भी जरूर देख लेना, ठीक है? अच्छा हाँ, फॉर्मूला, कुछ कुछ फॉर्मूला को याद रखना। जैसे आप भी जानते हैं कि जिंक ब्लेंड का कई बार फॉर्मूला पूछा है रे, अरे डोलोमाइट का। उसके बाद आप देखो, अरे सिन्ने बार क्या होता है? एच जी एस, गैलेना क्या होता है? पीबीएस, ठीक है?
अच्छा, कभी-कभी पूछ देता है कि डोलोमाइट में कौन-कौन से तत्व पाए जाते थे? है देखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब बाबू याद रखो, ठीक है? चलो हाँ, अरे उसके बाद देखो बाबू रे, यहाँ पे मैं कुछ नोट पॉइंट भी दे दिया हूँ कि सोडियम का भी होता है ये NaNO3 और ये बोरेक्स बाबू रे, ठीक है? अच्छा उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद बाबू रे इस शीट में हम देखो कुछ दवाई का भी है। अरे! जैसे ज्वर-नासी, देखो ज्वर मतलब होता है बुखार, नासी मतलब खत्म करने वाला ओ, मतलब वह दवाई जिससे देखो ना बुखार खत्म, देखो लिख दिए हैं, बुखार या ताप को दूर करने वाले दवाई को ज्वर-नासी कहते हैं। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, कभी कभी ज्वर-नासी नहीं देके इंग्लिशे में दे देगा एंटी पायराइट, मतलब ऐसे लिख देगा, देखो ना ऐसे लिख देगा एंटी पायराइट। अब बच्चा सोचता है यार ये क्या है, तो प्लीज ध्यान दो, तनी को इंग्लिश में भी जरूर ध्यान देना, ठीक है? मतलब यहाँ पे मैं दवाई का नाम लिख दिया हूँ ज्वर-नासी, मतलब ज्वर मतलब बुखार, नासी मतलब खत्म करने वाला, मतलब बुखार को खत्म करने वाले दवाई को ज्वर-नासी कहते हैं। उसी तरह देखो रे, फिर देखो लिखा है बाबू रे, प्रतिरोधी या रोगाणुरोधी। अच्छा एंटीसेप्टिक कल बताए थे, एंटीसेप्टिक क्या है रे? एक दवाई है जिसके उपयोग से सूक्ष्म जीव को मारा जा सकता है तथा इसे शरीर के ऊपरी यानी बाहरी भागों में लगाया जाता है ना बाबू रे, देखो लिख भी दिए हैं कि मतलब वैसा रासायनिक पदार्थ जिसे सूक्ष्म जीव को रोका जा सकता है या मारा जा सकता है तथा इसे शरीर के केवल बाहरी भागों में लगाया जाता है, जैसे डेटॉल बताया था ना कल, सेवलॉम, टिंचर आयोडीन, बिथिनल, फ्यूरासिन। आप लोग क्या कीजिएगा उसी तरह से ना एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, समझ रहे हैं? खाली बस एक बार पढ़ लेना है, ठीक है? जैसे पीड़ा मतलब दर्द, हारी मतलब खत्म करने ओ, दर्द को खत्म करने वाले दवाई को पीड़ा हारी कहते, कोई दिक्कत? इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये सब इसका एग्जाम्पल है, इसको एक बार जरूर नजर एक बार दौड़ा लीजिए। और ऐसे भी हम आशा करते हैं कि आप लोग इससे पहले इसको एक बार पढ़ चुके होंगे, हाँ? चलिए, और एक बार अभी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे ये जो सीट देख रहा है ना, इस सीट से तो मैं 110% दावा करता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे सब्जेक्टिव, तो प्लीज इस सीट को तो कम से कम मत छोड़ के जाना, ठीक है? आपके पास पीडीएफ भी है, मोबाइल में भी पीडीएफ है, जहां आपके पास है खोल के धमाधम पढ़ लेना, ठीक है? खाली पढ़ लेना, याद नहीं ऐसे, लेकिन ऐसे पढ़ना है, देखो आधा घंटा से ज्यादा टाइम नहीं देना इस सीट में, आधा घंटा एकदम, और आधा घंटा में एकदम एकदम एक बार ऊपर ऊपर नजर दे देना, ठीक है? ठीक है, हमको मतलब इस तरह से पढ़ना है कि पढ़ भी लिया और हल्का हल्का याद भी एक बार पढ़ लेना है, फिर दिमाग में कोशिश करना है कि कितना चीज याद है, जहां लग रहा है भूल गए एक बार फिर, ठीक है? चलो गुड, हाँ। फिर बाबू ये देखना इसी तरह से दवाई के बारे में दे करके, दवाई के बारे में दे करके फिर हाँ, अच्छा उसका सभी देखना है, हर एक पॉइंट पे ध्यान देना। विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी के कमी से बैरी-बैरी, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो रे, उसके बाद बाबू देखना, कृत्रिम मधुरक कल बताए थे। अरे वही रे, कृत्रिम मतलब जो बनाया गया, मधुरक मतलब मीठा लगने वाला, तो वह रासायनिक पदार्थ जिसका स्वाद मीठा होता है परंतु उसमें एनर्जी यानी ऊर्जा का मान, जैसे एग्जाम्पल कल बोल दिए थे, एलिटेम, सैक्चारिन, एस्पार्टेम, बोले थे कि नहीं बोले थे रे? चलिए बाबू रे, अच्छा उसके बाद होगा हाँ, कुछ कुछ नोट पॉइंट दिए बाबू रे, कुछ कुछ नोट पॉइंट देख लेना। ऐसे जैसे ग्लाइसिन, आपको पता है कि एमिनो एसिड दो प्रकार का होता है, एक आवश्यक एक अनावश्यक, जो शरीर में बनता है वो अनावश्यक, जो नहीं बनता है वो आवश्यक। तो बाबू ये ध्यान रहे, तो वैल्यू क्या बोले, वैल्यू नहीं बोलते तुम हमको वैल्यू दो, तो वैल्यू जो होता है ना बाबू रे, ये होता है, ध्यान देना, वैल्यू जो होता है बाबू रे, वो हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, हाँ। हेल और ल्यू जो होता है बाबू रे, ये है अनावश्यक, ध्यान दो, ये क्या है बाबू रे? अनावश्यक। अनावश्यक का क्या मतलब हुआ? अनावश्यक का मतलब है जरूरी, ग्लाय, ग्लाय है आवश्यक, ध्यान देना, ये है आवश्यक और ये है अनावश्यक। अच्छा देखो ग्लाय के बारे में कुछ बोल रहा है, ग्लाय का पूरा नाम है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के बारे में बोल रहा है कि यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अरे अमीनो अम्ल है, इसका मतलब वो ग्लाइसिन जो है बाबू रे, अच्छा अच्छा यहाँ ध्यान देना, एक मिनट, वेट सॉरी, एक मिनट ध्यान दो रे, कह रहा है कि ग्लाइसिन हमारे शरीर में पहले से होता है, तो दिमाग लगाओ, अगर ग्लाइसिन हमारे शरीर में पहले से है, इसका मतलब हमको इसका जरूरी, ये हो गया अनावश्यक, यानी ग्लाई क्या हो गया, अनावश्यक। अच्छा आवश्यक कौन कौन हो गया, वैल्यू, याद रखना, वैल्यू का मतलब वैल्यू, वैल और ल्यू, इसका पूरा नाम था वैलिन ल्यूसिन, ये जो होता है ये है आवश्यक, और ये है बाबू ध्यान दो रे, ये है अनावश्यक, क्यों? हमारे शरीर में बनता है, जो हमारे शरीर में बनता है वो है अनावश्यक, और जो नहीं बनता है वो है, ठीक है बाबू रे, एक बार इसको देख लेना, ठीक है? उसके बाद बाबू रे, उसके बाद इस सबको तनी मनी पढ़ लेना, कल हल्का बहुत बतबे किए हैं, बहुलीकरण वही
छोटे-छोटे अणु को मिला के बड़ा बनाने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं और बनने के बाद जो बहुलक कहते हैं। अरे बोले थे कि नहीं रे? लिख भी दिए बाबू देखो रे। अच्छा फिर देखो बहुलक का कुछ लिखा है, योगात्मक बहुलक, संगणक बहुलक, याद करो क्लासरूम। क्या बताए थे? जिस बॉय रे सुनना, जब 2 या 2 से अधिक बहुलक जुड़कर बहुलक बना जब 2 या 2 से अधिक अणु आपस में जुड़कर बहुलक बनाते हैं तो उसे योगात्मक बहुलक कहते हैं। और बताए थे जब 2 या 2 से अधिक अणु मेरे जुड़ते हैं लेकिन जल निकलने के बाद बताए थे, अगर जल निकलने के बाद जुड़े तो संघनक बहुलक बताए थे कि नहीं रे? और अगर डायरेक्ट जुड़ जाए तो योगात्मक बहुलक, ठीक है? उसका एग्जांपल बाबू देखो लिख दिए रे, ठीक है? वेट, उसके बाद बाबू देख रहे हैं, उसके बाद बाबू है रे सहबहुलक, समबहुलक बताए थे। समबहुलक कहते हैं उसको जो एक के प्रकार के कण से बनता है, और सबहुलक कहते हैं उसको जो अलग अलग प्रकार के कण से बनता है, जैसे है देखो समबहुलक का एग्जांपल देखो, पॉलीइथीन है देखो, इथीन 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 पॉलीइथीन। अरे स्टर 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 पॉलीस्टर, स्टारीन 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 पॉलीस्टारीन। मतलब वो समझ गए, जो एक ही प्रकार के जो एक ही प्रकार के कण इथीन 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 जो एक ही प्रकार के अणु से बनते हैं उसे बाबू क्या कहते हैं? जो एक ही प्रकार के अणु से बनते हैं उसे समबहुलक, सम मतलब समान, समान से बने तो समबहुलक और अलग अलग से बने तो सबहुलक। जैसे ब्यूना एन, ब्यूना एस, आपको पता होगा ब्यूना एन बनता है 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल से, और ब्यूना एस बनता है 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से। तो क्या देखा बोलो, ये दो चीज से बन रहा है रे, बोल ना। ऐसे लिख लेते हैं ब्यूना और एन, यानी दो चीज से बन रहा है बाबू। तो जो क्या बोले, जो एक ही प्रकार के अणु से बने उसे समबहुलक, जो अलग अलग प्रकार के अणु से बने उसे सहबहुलक। कोई दिक्कत? उसी तरह अब उसको भी पढ़ लेना। अच्छा, इस सब पे भी थोड़ा नजर दौड़ा लेना। पावर अल्कोहल किसको कहते हैं रे? ध्यान दे रे, ध्यान दीजिए। अल्कोहल मतलब दारू होता है रे। तो कहता है कि जब दारू लीजिएगा 20% और उसमें जब पेट्रोल 80% मिला दीजिएगा तो ओकरे क्या बोलिएगा? बोलो। पावर पावर अल्कोहल क्या बोलिएगा? पावर अल्कोहल या पावर पेट्रोल, पावर अल्कोहल बोलो या पावर पेट्रोल बोलो, पावर अल्कोहल बोलो या पावर पेट्रोल, जल्दी बोले रे। क्या पावर अल्कोहल या पावर पेट्रोल किसको कहेंगे? क्या बोले? अल्कोहल ले लो 20%, उसमें 80% मिला दो, पेट्रोल बन गया पावर पेट्रोल या पावर। कोई दिक्कत? उसके बाद वो तो करे डिटॉल, इसका तो जरूर याद रखना, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछेगा डिटॉल क्या है। तो सुन लो, तुम लोग जो बाबू डिटॉल देखता है वो डिटॉल दो चीज से बना हुआ है, किसे किसे देख लो, टर्पियोनॉल और क्लोरोजाइलॉन, टर्पियोनॉल क्लोरोजाइलॉन, टर्पियोनॉल क्लोरोजाइनॉल। ऐसे भी डिटॉल खुद कहता है, डिटॉल कहता है कि मैं दो चीज से बना हूं, देखो ना डी डी मतलब दू, मैं दो चीज से बना हूं। वो भी बोल दिया कि दो चीज कौन, तो कहता है मैं वही दो चीज से बना हूं जिसके लास्ट में ऑल होता है। तो देखो, अरे समझा? यानी टर्पियोनॉल क्लोरोजाइलॉन जाइलेनॉल, टर्पियोनॉल क्लोरोजाइलेनॉल, यानी इस दोनों से मिलके कौन बना है? समझ में आ रहा है ना? क्या बोल रहे हैं ध्यान दो। अगर तुमने इस सीट को अभी तक याद नहीं किया तो कान खोल के सुन लो, एग्जाम में घुसने से पहले तक तुमने अगर इस सीट को याद करके नहीं गया, बाबू बहुत ही भयानक तुमको पछताना पड़ेगा एग्जाम। आपको अफसोस रह जाएगी जिंदगी में कि मैं अगर इस सीट को देख लेता मेरा सारा क्वेश्चन बन जाता। ध्यान दीजिएगा, खास करके ऑब्जेक्टिव, समझ में आ रहा है ना? इसको जरूर याद करके जाना। 1 मिनट रे। उसके बाद बाबू रे ध्यान दो, उसके बाद देखो अगला क्या लिखा है। हाँ, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? ध्यान दो रे। जब दारू में यानी इथेनॉल में जब तो 2% आयोडीन गिरा देता है, दारू ले लो 2% मतलब 98% इथेनॉल और 2% आयोडीन गिरा दो, तो ओकर नाम हो जाएगा टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या नाम हो जाएगा? टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन। अच्छा, इसको कभी देखा है तुम लोग? देखा होगा। अरे ध्यान दो बाबू रे, जब कितना होगा, कहीं कट फट जाता है हॉस्पिटल जाते हैं तो एगो ना कुछ दवाई लगाता है, या तो ये ब्यूटाडाइन रे शायद, जिसको क्या बोलता है तुम लोग, पिटाडीन बोलता है शायद, या लाल दवाई। बाबू रे वही टिंचर ऑफ आयोडीन वही है बाबू रे। अच्छा, हाँ बाबू, उसके बाद ये है फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अंतर। सुने रे, फॉर्मिक अम्ल किसको कहते हैं? एक कार्बन के कार्बोजाइलिक एसिड को। एसिटिक अम्ल कहते हैं दो कार्बन के कार्बोजाइलिक एसिड को। तो है देखो, अब रे एक कार्बन के कार्बोजाइलिक एसिड को फॉर्मिक अम्ल और दो कार्बन के कार्बोजाइलिक एसिड को एसिटिक अम्ल। अच्छा, फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो टॉलेंट टेस्ट भी देता है, फेलिंग टेस्ट भी देता है, लेकिन ये दोनों है, कोई दिक्कत? उसके बाद बाबू देख रहे हैं, उसके बाद क्या किए इस सीट में हम तुमको, ध्यान दो रे, उसके बाद क्या किए इस सीट में हम तुमको बाबू रे, हाँ, इधर दे दिए हैं पॉलीमर
इधर दे दिए रे मोनोमर। पॉलीमर मोनोमर याद है क्या बताए थे? पॉलीमर और मोनोमर का मतलब समझो। मोनोमर मतलब हुआ एक कण, और पॉलीमर मतलब हुआ बना हुआ, मतलब है रे, ई हुआ बुनिया, ई हुआ लड्डू। बताए थे कि नहीं रे? अरे बुनिया से लड्डू बनता है ना, उसी तरह से मोनोमर से पॉलीमर बनता है, मोनोमर से पॉलीमर। एग्जाम में क्या करता है, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव जरूर दे देगा। क्या तुमको बार पॉलीथीन दे देगा, अब बोलेगा बताइए पॉलीथीन किससे बना है, ये नहीं पूछेगा, बोलेगा पॉलीथीन का मोनोमर बताइए, एक लग बताइए, मतलब बताइए पॉलीथीन किससे बना है। तो सिंपल देना, क्या करना, सिंपल टेक्निक क्या करना, उसके आगे से पॉली गायब कर देना, हो गया। पॉलीथीन पूछेगा, इथीन, अरे ध्यान दो, कुछ भी अगर बात बता रहे पीवीसी, पीसी का पूरा नाम क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड। मानो कि पूछ दिया कि बताइए इसका मोनोमर यानी इसका एक लक यानी कि ये किससे बना है, तो सिंपल पॉली को गायब करके जो बचेगा वही बोल देना विनाइल क्लोराइड, यही सब लिख दिए हैं। समझा क्या बोले? जैसे इसका मतलब क्या, जैसे पॉली, अरे ध्यान दो, यहाँ पॉलीमर यहाँ मोनोमर। जैसे पॉलीथीन किससे बना है, इथीन से, पहले यहाँ इथीन लिखा। अरे नायलॉन 6 किससे बना है, कैप्रोलैक्टम से। अच्छा नायलॉन 6 किससे बना है, एडीपिक एसिड और हेक्सामिथाइल इथेन। पेन, पेन का फुल फॉर्म होता है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो, तो पॉली को गायब कर दो तो क्या बचा, एक्राइलो नाइट्राइल, हो गया खत्म। अरे पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली को गायब कर दो विनाइल क्लोराइड। देख रहा कितना आसान है रे। अच्छा नेचुरल रबर, और अच्छा हाँ आपको सबको पता होगा, रबर दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल रबर, एक सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर मतलब जो जानते होंगे पेड़ का एक वृक्ष होता है ना रे, तो अगर हम लोग अगर प्रकृति से अगर मिलता है तो नेचुरल रबर, हम लोग खुद लैब में बनाते हैं तो संश्लेषित रबर यानी सिंथेटिक रबर। तो जो प्राकृतिक रबर होते हैं ना, वो बने होते हैं आइसोप्रीन से, किससे, लेकिन जो संश्लेषित रबर होते हैं वो बने होते हैं क्लोरोप्रीन से। किसे किसे, याद रखना, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन से, और लैब में बनाते हैं क्लोरोप्रीन से। किसे किसे, क्लोरोप्रीन से। उसी तरह से बाबू इसको देख लेना, ठीक है, एक बार इसको याद कर लेना प्लीज, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट क्योंकि आपके पास उतना समय है नहीं कि सारा चीज को दोहराओ, इसलिए बस मेन मेन चीज को ध्यान देना रे। अच्छा इतने पते होगा, 1 फैराडे बराबर 96,500 होता है, अरे पता है ना रे, 96,500 होता है। अच्छा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेल के बारे में जानता है कि नहीं, प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल रे, बताए थे। प्राथमिक सेल किसको कहते हैं, गौर सुनो, प्राथमिक सेल कहते हैं उस सेल को, उस बैटरी को जिसे तुम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, इसको तुम एक के बार उपयोग कर सकता है। तो याद रखना, परिभाषा पूछ देगा, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है, ध्यान देना रे। सिंपल बोलना, प्राथमिक सेल क्या बोलना, वैसा बैटरी जिसे पुनः चार्ज यानी आवेशित नहीं किया जा सकता है, तथा जिसका दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। अगर एक बार खत्म तो खत्म, जेना हरी वाला बैटरी एक बार लगाते हैं खत्म तो खत्म, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाता है फिर चार्ज करते हैं। ये रे, तो सब हो गया प्राथमिक। अब बोले जिसको चार्ज कर सकते हैं जैसे मोबाइल का बैटरी, वो सब हो गया द्वितीयक। क्या हो गया, क्या हो गया, याद रखना, द्वितीयक समझा, प्राथमिक बैटरी, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में समझा। प्राथमिक सेल जिसका उपयोग एक के बार करते हैं, जिसको पुनः आवेशित, द्वितीयक सेल जिसे कई बार आवेशित कर सकते हैं तथा जिसका उपयोग कई बार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बाबू रे, अच्छा फ्यूल सेल किसको कहते हैं बाबू रे, फ्यूल सेल ईंधन सेल रे। अच्छा एक बात और जान लीजिए, द्वितीयक सेल को ही संचायक सेल भी बोलते हैं, द्वितीयक सेल को ही संचायक सेल भी बोलते हैं। कभी कभी पूछ देगा संचायक सेल क्या, अच्छा अच्छा, अब देखो रे ये सब एग्जांपल लिखा है रे, मतलब प्राइमरी सेल का एग्जांपल है सब, इसको भी थोड़ा सा नजर दौड़ा लेना, ठीक है। अच्छा फ्यूल सेल यानी ईंधन सेल किसको कहते हैं, वैसा सेल जो ईंधन से बना होता है, ईंधन वही जिसके जलने से उष्मा उष्मा निकलता है ना, हाइड्रोजन, आपको सबको पता होगा हाइड्रोजन दुनिया का सबसे अच्छा ईंधन है। अरे जिसका यूज रॉकेट में होता है रे, इसके पास जल, इसके पास मतलब जलता है ना बहुत ज्यादा बबूर उस्मानी का। याद रखना बाबू रे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देख रहा है ये धन से बना है इसलिए इसका नाम है क्या नाम है, क्या नाम है, धन सेल। अरे हाइड्रोजन जलने वाला पदार्थ, ऑक्सीजन जलाने वाला पदार्थ, ये हाइड्रोजन, ठीक है, गुड। अच्छा बाबू रे, हाँ गुड, आपको पता होगा ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस को ही रवादार और अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवादार ठोस भी कहते हैं। तो अब आपको सबको पता है, अरे वैसा ठोस जिसके अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण ठीक ठाक से सजे होते हैं, उसको क्रिस्टलीय ठोस यानी कि रवादार ठोस यानी कि उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जेकर कण जहे तय होते हैं, अनिश्चित क्रम में सजे होते हैं, अनिश्चित तरीका सजे होते हैं, बेकार तरीका सजे होते हैं, उसे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। उसका एग्जांपल है रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज, गिलास, कांच। आए बाबू रे क्रिस्टलाइन का है ये। अच्छा इसमें एक बात जरूर याद रखना, क्या पता है,
क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड दोनों में होता है क्वार्ट्ज। अरे क्वार्ट्ज दोनों का एग्जाम्पल है, याद रखना। यानी कि क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय का भी एग्जाम्पल है, ध्यान दो, और अक्रिस्टलीय का भी एग्जाम्पल है। बस अंतर है, ध्यान रखना, दोनों का सूत्र बाबू होता है SiO2 ही। दोनों का सूत्र क्या होता है? बस अंतर है कि जो अक्रिस्टलीय होगा ना उसमें गिलास लेगा, क्या लगा होगा। और ऐसे भी सुन लो, कान खोल के जो बोल रहे हैं, शीशा, ग्लास, कांच, ये जब दिखाई दे मान लेना वो अक्रिस्टलीय होगा। शीशा, कांच, गिलास किसी में तुमको दिखाई दे, कभी कभी फंसाने के लिए क्या करता है, ऐसे बोल देगा क्रोम कांच क्या है। अरे भाई कांच दे दिया ना, वो क्रिस्टलीय होगा, आगे हम कुछ लिखा रहे अरे बाबू। तो कांच, गिलास, शीशा, ये सब अगर देगा तो क्या मारेगा, अक्रिस्टल। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर क्वार्ट्ज बोलेगा तो क्रिस्टल ही, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास जैसे बोलेगा ठीक है। चलिए गुड़े रे, इसको देख लेना बाबू रे। उसके बाद हाँ, उसके बाद बाबू रे देखो रे, यहाँ पर मैं कुछ सॉलिड का एग्जांपल लिख दिया हूँ। आयनिक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड बताए थे। अरे आयनिक ठोस किसको कहते पते होगा, वैसा ठोस जो आयन से बने होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड वैसा ठोस जो परमाणु से बने होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड अरे यानी आणविक ठोस रे, आज बात सुनो रे। कोवेलेंट सॉलिड को हिंदी होता है सहसंयोजक ठोस, क्या होता है, सहसंयोजक ठोस को ही नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। याद रखना बाबू रे, अगर कोवेलेंट सॉलिड यानी कि नेटवर्क ठोस पूछे कि क्या है, तो सिंपल बोलना वैसा ठोस जो परमाणु से बने हो तथा जिसके बीच सहसंयोजक बंधन हो। फिर से बोल, आयनिक ठोस के बारे में क्या बोलेगा, वैठा वैसा ठोस जो आयन से बने होते तथा जिसके बीच आयनिक बंधन होता है। और सहसंयोजक ठोस के बारे में बोलना वैसा ठोस जो परमाणु से बने होते तथा जिसके बीच सहसंयोजक बंधन होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब आणविक ठोस, वैसा ठोस जो अणु से बने होते तथा जिसके बीच वंडरवाल फोर्स, याद करो, या या द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण या एच बंधन होता है, उसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। अच्छा मेटालिक सॉलिड रे, धात्विक ठोस, वैसा ठोस जो धातु के धनायन तथा कर्नल यानी इलेक्ट्रॉन से बने हो। सब बाबू एग्जांपल दिया है। आयनिक ठोस प्लस माइनस से बनता है रे, जैसे NaCl, अरे Na प्लस Cl माइनस रे, प्लस माइनस वाला वो एकर हो जाएगा रे। कोवैलेंट सॉलिड में याद रखना ग्रेफाइट और हीरा, खासकर जरूर याद रखना, क्योंकि आप सबको पता है कि हीरा भी बनता है कार्बन से, है रे, ग्रेफाइट भी बनता है कार्बन से। बस अंतर क्या याद है, अंतर ये है कि हीरा में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। अब देखो रे, इसे बाबू इसमें करंट देते हैं तो ये विद्युत धारा का सुचालक होता है, मतलब ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक होता है। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट का एक कार्बन 3 ही कार्बन से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। जब विद्युत धारा देते हैं तो उसी इलेक्ट्रॉन विकर्षण कारण वो चलने लगता है। ठीक है, ध्यान देना, 1 मिनट। उसके बाद बाबू आणविक ठोस का तो ये सब एग्जांपल हो गया बाबू रे। धात्विक ठोस का तो याद करने का जरूरत ही नहीं, दुनिया का सब धातु, अरे दुनिया का सब धातु, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, समझ रहा ना बूढ़े रे। चलिए उसके बाद बाबू थोड़ा सा इस पे भी नजर दौड़ा लेना, ध्यान दो, पर इसको पढ़ लेना बाबू रे। हाँ है ये, देखो इसको इसको इससे भी बाबू कई बार ऑब्जेक्टिव पूछता, आपको पता होगा। वो ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक हेक्सागोनल, देखो इसमें से एगो तो याद नहीं है करना है, ABC बराबर नहीं होता, तीनों देखो नहीं होता है बराबर, बस अंतर है। ऑर्थोरोम्बिक में सब बराबर होता है 90 के, मोनोक्लिनिक में 2 गो 90 के बराबर, लेकिन बीटा 90 के बराबर नहीं। लेकिन है रे, और हेक्सागोनल में अल्फा बीटा 90 के बराबर, गामा 90 के बराबर। समझा क्या बोले, फिर से बोलो। ऑर्थोरोम्बिक में ABC बराबर नहीं, अल्फा बीटा गामा बराबर 90। रे मोनोक्लिनिक में ABC बराबर नहीं, लेकिन अल्फा अल्फा गामा 90 बीटा 90 नहीं। और अब हेक्सागोनल में ABC बराबर नहीं, अल्फा अल्फा बीटा 90 लेकिन गामा 90 हो गया। इसको देना, ठीक है बाबू रे। अच्छा इसको तो पता ही होगा, ये तो बाबू रे एकदम क्लास में तुमको एकदम चिल्ला चिल्ला के याद करवा दिए ये। SCC BCC FCC SCP बोले याद करवाए कि नहीं, क्या बोले हैं बोलो। SCC, ध्यान दो, SCC में परमाणु क्या होता है, एक, हाँ BCC में इसमें 6 गो परमाणु की संख्या रे, याद रखना SCC यानी याद रखना है रे 1246, कितना 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 1246। अच्छा एक बात और जान लेना, FCC को ही CCP भी कहते हैं, FCC को ही क्या कहते हैं, याद रखना FCC को ही CCP भी कहते हैं। याद रखना ट्रिक 1246 SCC 1, PCC 2, अरे FCC या CCP 4 और बाबू रे SCP 6, कोई दिक्कत रे। अच्छा उसके बाद बाबू रे अष्टफलकीय रिक्ति पूछेगा तो आपको बतेबे किए थे, जितना परमाणु होता है सेम उतने अष्टफलकीय रिक्ति भी होता है। अगर वो 1246 है तो भी 1246 और ये इसका डबल होता है, बताए थे कि नहीं रे। 1246 को डबल कर दो 24,
46 को कितना हो जाएगा? 46 का बाबूरे 8 8 12 ठीक है? गुड। अच्छा ये क्या दिया है पता है ना? अरे हाँ, कि उसमें कितना अरे एससीसी में परमाणु कितना जगह छेका हुआ है? 52.4, इसमें 68, इसमें 74, इसमें 74। मतलब वो एससीसी में 52, जल्दी, पीसीसी में 68, वह सब 74। तब 74, हाँ, दुइये याद रखना आप। एससीसी में 52, पीसीसी में 68 और बाकी सब 74। कोई दिक्कत बाबूरे? अब गौर सुन, हाँ। अच्छा एक बात और जानना, कभी-कभी खाली जगह पूछ लेगा। तो सिंपल बात, यार ई है भरल तो खाली घटा देना 100 में। बोल 52 में 100 घटाएंगे कितना बचेगा? करीब-करीब 48 नहीं रे? खाली जगह हुआ 48, एकरा में कितना होगा? 32, एकरा में कितना होगा? 26, एकरो में कितना होगा? 26। खाली रिक्त स्थान पूछेगा तो ई बोलना, भरल पूछेगा तो ई बोलना। कोई दिक्कत? चलो वेरी गुड। आइए, सुनिएगा। अच्छा, इतना हो जाने के बाद बाबू रे आगे देखो क्या है। हाँ, आगे बाबू कह रहा है कि एजीबीआर ऐसा ठोस है जिसमें शॉटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। जिसमें शॉटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है, ठीक है? यानी एजीबीआर ऐसा ठोस है जिसमें शॉटकी फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। गुड रे। अच्छा, मोनोडिनेट लीजेंड ये सब कल पढ़ा दिए थे। ये ध्यान दो रे, मोनोडिनेट लीजेंड याद है ना? वैसा लीजेंड जो जिसमें दाता परमाणु एक होता है, देखो। अरे सब एक है ना रे? इसमें ही मानते हैं 2 है लेकिन देने वाला तो एक ओए है ना? इसमें मानते हैं बहुत लेकिन देने वाला तो एन है ना? एन है, ओ है, मतलब वो वैसा लीजेंड जिसमें दाता परमाणु एक हो। अच्छा डाइडिनेट में दाता परमाणु 2 होगा, देखो -2 नहीं है रे? अरे अच्छा, पॉलीडिनेट में बहुत ज्यादा होगा। अच्छा अच्छा, अरे तो ईडीटीए -4, ईडीटीए -3। अच्छा एक बात याद करवाए थे कि -4 बोलेगा तो 6 होगा दाता परमाणु, 3 बोलेगा तो 5 होगा। मतलब जितना बोलेगा उससे 2 ज्यादा, 4 बोलेगा तो 6 और 3 बोलेगा तो 5। समझ में आ रहा है ना क्या बोले? याद रखना। जो नीचे मैं लिख भी दिया हूँ ऐसे कि 4 बोलेगा तो 6, 3 बोलेगा तो 5। कोई दिक्कत रे? अच्छा कल बाबू एक बात बताए थे, पीटीएयूएजी या बाबू स्वतंत्र अवस्था में पाया था। स्वतंत्र मतलब वो ये रिएक्शन विएक्शन करता, लेकिन बताए थे एक बात, ये रे चांदी जो होता है ना बाबू वो दोनों अवस्था में पाया जाता है। देखता होगा जब खरीदता है तो रिएक्शन नहीं करता, बाद में रिएक्शन करता है। मतलब शुरू में स्वतंत्र, बाद में मुक्त बन जाता है, सॉरी बाद में संयुक्त बन जाता है। याद रखना चांदी दोनों अवस्था में पाया जाता है। अच्छा रे, लोहा ये सब जो है बाबू ये संयुक्त अवस्था में, क्यों? क्योंकि ये सब रिएक्शन करना पसंद करता है। गुड, समझ में आ रहा है ना बाबू रे? चलिए गुड रे। अच्छा उसके आगे देखो, हाँ, ये सब तो बाबू जरूर देख लेना रे। 1 मिनट, ओस्टवाल्ड विधि, अथी हैबर विधि, ओस्टवाल्ड विधि और कॉन्टैक्ट प्रोसेस यानी संपर्क विधि। ध्यान दो, हैबर विधि, ओस्टवाल्ड विधि और बाबू रे कॉन्टैक्ट प्रोसेस यानी कि संपर्क विधि। यहाँ गौर सुनना, 1 मिनट। बाबू एक बात याद रखना, ये जो तीनों तुम देख रहे हैं ना बाबू रे, आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि हैबर विधि से बनता है अमोनिया। क्या 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 क्या? याद रखना। ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 नाइट्रिक अम्ल, अरे, और कांटेक्ट यानी संपर्क विधि से H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखना। 1 मिनट, ठीक है बाबू रे? अच्छा 1 मिनट, एक और होता है लेड कक्ष विधि। लेड कक्ष विधि, अब बाबू रे हल्का हल्का मैं इसको चर्चा कर दूंगा अभी, जस्ट पहले इसको देख लो तो सुन लो। हैबर विधि से अमोनिया, ऑस्टवाल्ड विधि से HNO3, कांटेक्ट प्रोसेस से H2SO4, ठीक है? अच्छा ये तीनों क्या पता है? व्यावसायिक विधि है। व्यावसायिक विधि समझता है? अरे जिस विधि का उपयोग से तुम बनाएगा तो तुम बनाया हुआ चीज को बिजनेस कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बना सकता है। अगर तुम चाहता है ना अमोनिया बहुत ज्यादा बनाना, तुमको हैबर विधि लगाओ। अगर चाहता है HNO3 ज्यादा बनाना तो ऑस्टवाल्ड विधि लगाओ। अगर चाहता है H2SO4 ज्यादा बनाना, बोलो बोलो बोलो। हाँ, कॉन्टैक्ट यानी क्या क्या? एक बात ये भी बताए होंगे क्या कि बाबू रे, याद करो हर विधि में 3 चीज लगता है, ताप दाब उत्प्रेरक। अरे ताप दाब कैटलिस्ट रे, देख लो ध्यान देना। हैबर विधि में ताप इतना, दाब इतना और बाबू ये उत्प्रेरक का नाम है, ये सब कोमा कोमा है, ठीक है? इसमें देखो ऑस्टवाल्ड विधि में ताप इतना, ये इतना बाबू रे, ये इतना, कोई दिक्कत? मतलब रे ताप 500 केल्विन, दाब 4 एटीएम और उत्प्रेरक कौन? पीटी। अच्छा और संपर्क विधि में ताप इतना, दाब इतना, ये कोई दिक्कत? चलिए बाबा, वेरी गुड। अच्छा डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं, कल बताए थे। और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण पते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन क्या कल बताएं। जब तुम लोग लेंथेनाइड या एक्टिनाइड में बाबू आगे की ओर बढ़ते हो तो धीरे धीरे उसका परमाणु का आकार घटता है, ऐसे ही लेंथेनाइड संकुचन या एक्टिनाइड संकुचन। गुड रे। अच्छा XA प्लस XB बराबर 1 होता है, बात तो सच है। XA मतलब हुआ चीनी की मात्रा, XB मतलब हुआ पानी की मात्रा। अरे चीनी और पानी की मात्रा को मिलाएंगे तो 1 नहीं होगा रे?
नहीं समझा? फिर ध्यान दो, जैसे क्या बोलता है यहाँ गौर सुना रे, तो नहीं बोलता है कि मैं जो हूँ ना अभी 1/4 काम कर लिया। इसका मतलब 1 में 4 भाग काम कर लिए हैं। तो सुनो, मतलब कभी भी कोई चीज़ डिफाइन होता है तो 1 में, नहीं बोलता है। टोटल को अगर 1 बोलो, टोटल है ना, टोटल को अगर 1 बोलो, तो बोल चीनी पानी मिला के 1 नहीं होगा? चीनी पानी मिला के बनता है बिलियन। याद रखना XA प्लस XB बराबर कितना होता है? 1। अच्छा बाबू रे एक्स, एक्स क्या लगता है? एक्स का कभी भी जो मान होगा ना वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। क्यों? कि XA और XB मिला के 1 होता है। फिर 1 अगर होता है इसका मतलब अगर मैं किसी का निकालूँगा X तो पक्का 1 थोड़ी अकेले होगा। वो क्या होगा? या तो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा। अरे 1 से छोटा होगा तब ना कोई दूसरा होगा। याद रखना। यानी XA प्लस XB बराबर 1 होता है और X का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। गुड, ठीक है। अगला बाबू रे, अगला सुन लो। नेचुरल पॉलीमर। आप लोगों को पते हैं, कल बता दिए हैं शेरे। कल बताया ना बाबू रे? बहुलक 3 प्रकार का होता है। प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक। जिस बहुलक को भगवान मतलब प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हुआ है उसको प्राकृतिक बहुलक, जिसको हम लोग बनाए हैं संश्लेषित, जिसमें हमारा और प्राकृतिक दोनों का सहयोग है, उसे अर्ध संश्लेषित। जैसे सेल्यूलोज, प्रोटीन और स्टार्च, ये प्राकृतिक यानी भगवान ने बना के भेजा है। अच्छा सेल्यूलोज भगवान, नाइट्रेट हम लोग, देखो इसमें दोनों का काम है रे। सेल्यूलोज एसिड दोनों का हो गया अर्ध संश्लेषित। बेकेलाइट, नायलॉन 66, नायलॉन 66, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ये सब जितना नाम है रे, जितना बेकेलाइट, ये सब जो नाम है ना बाबू, ये सब है क्या, संश्लेषित। क्या है, क्या क्या है? हम लोग बनाए, ठीक है। गुडे रे। अच्छा उसके बाद बाबू देखो रे, उसके बाद है बायोडिग्रेबल और नॉन बायोडिग्रेबल। बायोडिग्रेबल मतलब जैन निम्न करनीय है, मतलब ये मट्टी में सड़ गल जाता है, उसको कहते हैं बायोडिग्रेबल, मतलब जैव निम्न करनीय बहुलक। बाबू याद रखना, ये सब जो है ना बाबू रे, नायलॉन 6 और नायलॉन 2 याद रखना। प्रोटीन स्टार्च, नायलॉन 2, नायलॉन 6, प्रोटीन स्टार्च, ये सब ऐसा है कि जमीन में दोगे तो सड़ गल जाएगा, मतलब जैव निम्न करनीय। और बाबू ध्यान देना रे, और ये सब बाबू जैव अनिम्न करनीय है। यानी पॉलीथीन देखो ना, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि पॉलीथीन को तुम धर दो न, कहियो ना बाबू सड़ता गलता है, ये सब हो गया जैव अनिम्न करनीय है, ठीक है। गुड 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 रे। अच्छा आपको सबको पता है कि चीनी बना होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, ग्लूकोज और, अच्छा सुक्रोज का फॉर्मूला याद है ना? C12H22O11, जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज का याद होगा। हाँ C6H12O6, C6H12O6। बस अंतर है कि इसमें एल्डिहाइड होता है, इसमें कीटोन। ये सब याद है ना बाबू रे? चलो गुरु नानक बाबू रे, ये सब आप लोगों को पता होगा। हाँ अरे बाबू रे, अच्छा माल्टोज किससे बना होता है ध्यान रे? ध्यान दो, सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज से, माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज से, लैक्टोज ग्लूकोज से, बताए थे याद करो फिर से। सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज से, माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज से, लैक्टोज ग्लैक्टोज ग्लूकोज। याद है ना बाबू ये सब? ध्यान दीजिएगा। अच्छा फॉर्मूला सबका सेम होता है। इसका C12H22O11, इसका C6H6O12, C6H12O6, ठीक है ना रे? C6H12O6, ठीक है। चलिए गुडे रे। अच्छा आप लोगों को कल बताए थे कि विटामिन 2 प्रकार का होता है रे, सॉरी ध्यान दीजिएगा। एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है जल में अघुलनशील, तो ध्यान देना। विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है जल में घुलनशील, और बाकी सब होता है जल में अघुलनशील। समझ में आ रहा है बाबू रे? जो विटामिन बी और विटामिन सी बताए थे कि विटामिन सी पे तनी ज्यादा टारगेट करना। विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है बाबू वो होता है वाटर सॉल्युबल, मतलब जल में घुलनशील, बाकी सब मतलब ए, ये सब जो है ए, मतलब याद रखना बाबू ए डी के एच। अच्छा एच तो दोनों होता है ना बाबू रे, याद रखना बाबू, ये सब जो हो गया बाबू जल में अघुलनशील। अच्छा आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं याद है ना? अरे आदर्श, आदर्श विलयन रे। हाँ वैसा विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है। गुड, अरे वैसा विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है, ध्यान ना, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अब अच्छा आदर्श विलयन में एक बात बताए थे, ए मतलब अरे ए मतलब है चीनी, बी मतलब पानी। अरे तो जो आदर्श विलयन होता है बताए थे, उसमें चीनी चीनी के बीच का बल, पानी पानी के बीच का बल, और चीनी पानी यानी शरबत के बीच का बल सेम होता है। चीनी चीनी का बल, पानी पानी का, और चीनी पानी का बल सेम होता है किसमें? आदर्श विलयन में। अब बाबू रे तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा याद रखना। बाबू तुम कॉमन सेंस लगाओ रे, अगर आदर्श विलयन में बल सेम है, अरे बल सेम है, जगह भी तो सेम होगा। मानो ए का बल इतना, बी का इतना, और ए बी का भी इतना, जगह तो सेम होगा। जगह को कहते हैं आयतन, मतलब वो आयतन में जो परिवर्तन होगा शरबत बनने के बाद वो 0 होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि शरबत बनने से पहले अगर जगह 2 था तो शरबत बनने के बाद तो जगह 2 न होगा रे, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा बोल, इसको तोड़ने में अगर 2 गर्मी लगेगा तो बनने के बाद वो 2 है, क्योंकि बल सेम है। बोल रहे बल सेम है, मतलब इसको गर्मी 2 तो बाद में भी गर्मी 2, इसका मतलब गर्मी में भी कोई चेंज होता, मतलब गर्मी का भी मान कितना होगा? 0। ठीक है बाबू रे? चल गुड 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 रे। अच्छा अगला देखो, अगला बाबू रे,
एग्जाम्पल बेंजीन, टोल्यूइन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इसे एग्जाम्पल था। अच्छा, नॉन आइडियल क्या होगा, कर उल्टा। अरे इसमें बल सेम था, इसमें कहेंगे बल सेम नहीं होगा। इसमें डेल्टा बी डेल्टा ए जीरो था, इसमें डेल्टा बी डेल्टा ए जीरो नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो एग्जांपल लिखा है बाबू, इथाइल अल्कोहल वाटर, इथाइल अल्कोहल एसीटोन, क्लोरो, बाबू ध्यान देना रे, एक मिनट ध्यान देना बाबू रे। इसमें सिंपल बात याद रखना कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एग्जांपल के लिए टेक्निक याद रखना, जब वाटर पानी दिखाई देगा तो नॉन आइडियल बोलना, पानी को छोड़ के वाला लगभग आइडियल ही होगा, ठीक है। लगभग टेक्निक बोल रहे हैं, ये नहीं कि 100% मैच करेगा ये बात। आई बाबू रे, आइए गुड। अच्छा हाँ, आप लोग सभी को पता है एडजॉर्प्शन, अरे अधिशोषण रे, अधिशोषण क्या बोलो, किसी भी पदार्थ के एक कण का किसी दूसरे पदार्थ के सतह पे जाना, अरे अधिशोषण। अच्छा बाबू रे, अच्छा अधिशोषण, और हाँ अंदर जाएगा तो अवशोषण, ऊपर ऊपर में जाएगा तो अधिशोषण। अच्छा बाबू रे, एक बात बताओ रे, तुम लोग को हम एक बात बताए थे, याद करो, गर्मी आएगा कण जाएगा, कण आएगा गर्मी जाएगा, बताए थे कि नहीं। तो बोलो अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोषण में क्या होता है, कण आता है, बोल कण आएगा तो गर्मी जाएगा कि नहीं, गर्मी जाएगा, मतलब एक्जोथर्मिक, मतलब गर्मी जब जाता है तो उसको कहते हैं उष्माक्षेपी, क्या बोलते हैं, इसका मतलब अधिशोषण क्या है, उष्माक्षेपी है, क्या है, क्या क्या है। अच्छा डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन का मतलब है कने चल गया, अरे विशोषण रे, विशोषण मतलब कण का निकलना, बोल कण निकल रहा है कब, जब गर्मी आ रहा होगा, मतलब वो विशोषण होता है उष्माशोषी, और अधिशोषण होता है उष्माक्षेपी, क्यों, क्योंकि अधिशोषण में कण आएगा गर्मी जाएगा, मतलब अधिशोषण में गर्मी जाएगा मतलब उष्माक्षेपी, और बाबू रे विशोषण में, विशोषण में गर्मी आएगा, तो विशेषण में गर्मी आएगा इसका मतलब, हाँ विशोषण में गर्मी आएगा इसका मतलब बाबू रे, ध्यान देना रे, सॉरी सॉरी, विशोषण में कण जाता है, विशोषण में कण जाता है, और कण जाएगा कब, जब गर्मी आएगा, मतलब विशोषण होता है उष्माशोषी। फिर से सुनो, अधिशोषण में कण आता है, इसीलिए अधिशोषण उष्मा, क्योंकि गर्मी आएगा, विशोषण में कण जाता है, आएगा ठीक है। चलो आपको आज अब अच्छा एडजॉर्प्शन मतलब वही अधिशोषण रे, अधिशोषण जो होता है दाब के समानुपाती, हाँ बताए थे कि तुम बाबू रे इंजेक्शन में भर के जितना पानी देगा उतना ज्यादा अटकेगा बाबू रे, क्या देखा, दाब ज्यादा अधिशोषण ज्यादा, अरे समानुपाती, देखो समानुपाती, लेकिन ताप के व्युत्क्रमानुपाती, बात तो सच है, अरे गर्मी देंगे तो कण निकल ना जाएगा, तो ताप के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। चलो बाबू रे, अच्छा इन्वर्टेज जो होता है बाबू रे, वो सुक्रोज को तोड़ता है, किसको किसको, अच्छा माल्टोज जो होता है वो माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को तोड़ता है, किसको किसको। अच्छा कोलाइड का आकार पता है, 10⁻⁻6 से लेके 10⁻�9, ठीक है, याद रखना। ये सब बाबू कोलाइड का एग्जांपल है, कभी कभी पूछ देगा इनमें से कौन कोलाइड है, एंजाइम, गम, ग्लू, एल्बुमिन, प्रोटीन, याद रखना, ठीक है। ये सब जो होता है बाबू वो क्या होता है, कोलाइड, क्या होता है, कोलाइड, क्यों होता है कोलाइड, इन सब का आकार एक रे बीच में होता है, ठीक है बाबू रे। चलो रे अगला रे, अगला देना बाबू रे। अच्छा कोलाइड तो दो प्रकार का होता है, बताए थे, याद है कि नहीं, लायोफिलिक लायोफोबिक बताए थे, लायोफिलिक लायोफोबिक कोलाइड बताए थे रे, दर्भ रागी दर्भ विरागी, बोले थे वैसा कोलाइड जिसको दर्भ, रागी मतलब प्यार, विरागी मतलब नफरत, वैसा कोलाइड जिसको दर्भ से राग मतलब प्यार होता है, मतलब घुलनशील हो, वैसा कोलाइड जो जल में घुलनशील होता है उसको दर्भ रागी कोलाइड बोलते हैं, और वैसा कोलाइड जो जल में घुलनशील नहीं होता उसे दर्भ विरागी कोलाइड कहते हैं। देखो रे, फिलिक मतलब लब वही दर्भ रागी, होगा दर्भ रागी, कभी कभी डायरेक्ट इंग्लिश से पूछता है लायोफिलिक, देखा होगा, तो दर्भ रागी बोलेगा तो बोलना वैसा कोलाइड तो जो द्रव में घुलनशील होता है, दर्भ विरागी जो जल में घुलनशील, ये सब जो होता है बाबू ये दर्भ में घुलनशील होता है, ये सब नहीं, ऐसे कॉमन सेंस लगाओ नहीं, सब क्यों होगा, अरे ये चांदी रे, चांदी सोना को देंगे कहीं घुलेगा, जाएगा बाबू चुपचाप बैठल रहेगा, मतलब क्या देखा नहीं घुला, मतलब दर्भ विरागी, कोई दिक्कत। चलो गुड़े रे, ओकर बाद बाबू देखो उसके नीचे बाबू फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला एक बार नजर खाई दौड़ा लेना, जैसे कि जंग काई होता है, अमोनिया NH3, आधा आधा चीज जानबे करते हैं, संगमरमर CaCO3, अरे गंध अम्ल, गंध अम्ल H2SO4, एल एल H2SO4 को किंग्स ऑफ केमिकल, रसायन की राजा भी कहते हैं, अल्कोहल को OH, सुक्रोज को अरे C12H22, इसको बाबू जरूर देख लेना, ठीक है ना रे, इसको जरूर नजर दौड़ा के जाना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पकड़ाएगा, ध्यान दो, बस एक बार नजर दौड़ा देना और कुछ नहीं, बेसी नहीं दिए हैं, 64 गो फॉर्मूला है, 64 गो में लगभग हमको लगता है 50 से 55 गो तुमको यादें है, 10 से 5 गो का जिसमें तुमको दिमाग, अरे ये सब नहीं पता है, ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं पता है रे, तब क्या देखा, लगभग चीज इसमें पते होगा और कुछ कुछ देखना पड़ेगा, इसको देख लिया, ठीक है। तो चलो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद ही आप लोग जाओगे और इसको फटाक से एक बार देख लोगे, क्योंकि तुमको आज फील हो गया होगा कि भैया अगर ये सीट मुझे खाली याद हो जाएगा ना भैया, तो पक्का भैया बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा कि नहीं।
ध्यान दो रे। अच्छा उसके बाद अब क्या करना है गौर सुनो रे। उसके बाद बाबू जल्दी यहाँ देखो। उसके बाद क्या करना है बाबू दे, हम समझते हैं कि समय बहुत कम है, लेकिन तुमको इस समय में आज एकदम एक एक सेकेंड का उपयोग करके तुमको बाबू जाना है। यहाँ गौर सुना रे, यहाँ ध्यान दे। उसके बाद तुमको क्या करना है रे, ध्यान देना। उसके बाद क्या करना है तुम लोगों को, मेरा जो है बाबू ध्यान देना रे। आप लोगों को ऐसा कर, ध्यान ऐसा सुनो। आप लोग को याद करो बाबू रे, हम लॉन्ग का बाबू ध्यान दे रहे, लॉन्ग करवा चुके हैं हम, ध्यान देना। लॉन्ग ऑलरेडी करवा चुके हैं। याद दिलाते हैं कहाँ, वेट रे, 1 मिनट रुक जाओ, पहले ध्यान देना। आप लोगों को बाबू रे याद करो, मैं सारा बाबू ध्यान देना है रे। 1 मिनट, सॉरी, शॉर्ट तो हो चुका है ना रे, शॉर्ट हो चुका है। देखो बाबू रे, यही सब लॉन्ग था बाबू रे। सारे लॉन्ग को एक एक करके करवा चुका हूँ, लेकिन हाँ, अरे ये सब नहीं करवाए हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन है, ध्यान दो। अच्छा हाँ, एक बार बाबू देखो, इसमें मैं कुछ कुछ हल्का हल्का चर्चा कर देता हूँ, रुक जाओ लॉन्ग में, हल्का चर्चा कर देता हूँ कम से कम। ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा 1 मिनट गौर सुनो बाबू, रुकिए, कर ही देता हूँ लॉन्ग का चर्चा। लेकिन उससे पहले एक बार ध्यान देना। आप लोग अगर चाहते हो, ध्यान देना, टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, सबसे पहले बाबू अरे सबसे बेस्ट उपाय हम तुमको बताते हैं लॉन्ग के लिए। यहाँ गौर सुनना, क्या करना गौर सुनो। क्या जो टाइम पास करेगा, क्योंकि अब तो समय बहुत कम है बाबू रे, यहाँ ध्यान दो। और अभी बहुत लॉन्ग करवाने लगे तो लंबा टाइम भी लग सकता है तुमको। देखो निष्कर्षण जरूर पूछेगा, निष्कर्षण क्या पूछेगा, यहाँ ध्यान दो रे, 1 मिनट जल्दी देखना। भैया, निष्कर्षण, जल्दी, निष्कर्षण जरूर पूछेगा, ध्यान दो रे। निष्कर्षण, मैं उसके लिए एक टेक्निक बता देता हूँ। लोहा का निष्कर्षण पूछेगा, या तो एल्युमिनियम का पूछेगा, या तो जिंक का पूछेगा, या तो कॉपर का पूछेगा, इसी सब में से किसी का पूछेगा। कोई टेंशन नहीं लेना, ध्यान दो। आप लोग सभी को पता है निष्कर्षण मतलब हुआ जमीन से निकालना से। और आपको हम बताएं तो याद करो, जमीन से निकालने के लिए हम लोग को 5 स्टेप करना। बोलो बोलो बोलो। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो जिंके का पूछ दे, तो जिंक के ध्यान दो ना, यहाँ और सुन। सबसे पहले क्या लिखेंगे देखो, सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि निष्कर्षण के लिए हमें मुख्यतः 5 चरण की आवश्यकता होती है। लिखिए इतना, निष्कर्षण के लिए हमें मुख्यतः 5 चरण की आवश्यकता होती है। फिर लिखेगा, जिसका तुम निकाल रहा है, जैसे जेडन को, उसका मुख्य अयस्क का नाम लिखेगा। जैसे लिखेगा, हम चूंकि हम जानते हैं कि जेडन जिंक ब्लेंड में पाया जाता है, किसमें किसमें, तथा जिंक ब्लेंड जेडन का मुख्य अयस्क है। उसके बाद बाबू जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या होता है, जेडन एस। अच्छा, अच्छा बाबू उसके बाद याद करो रे, तब लिखना चरण, चरण 1, स्टेप 1। अच्छा बाबू बोलो रे, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बाबू रे जमीन से निकालते हैं तो बड़का बड़का ढेला मिलता है, उसको तोड़ते हैं। स्टेप नंबर 1 का नाम क्या है, तोड़ना। क्या नाम है बाबू रे, तोड़ना। तो लिख देंगे, क्योंकि जेडन एस बड़े बड़े ढेलों के रूप में पाया जाता है, इसलिए सर्वप्रथम उसे मेरे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। मेरे बाबू ध्यान दो। उसके बाद स्टेप नंबर 2, सांद्रण। सांद्रण मतलब साफ करना रे। आप सबको पता है एक बात, कि जिसमें भी एस लगा होता है, सल्फाइड, उन सभी को फेन उत्प्लवन विधि से साफ किया जाता है। किससे, तो लिख देंगे कि अरे सांद्रण में क्या लिख देंगे, फेन उत्प्लावन विधि, यो लिख देंगे। क्यों, तो लिख देंगे चूंकि अरे चूंकि ZnS एक सल्फाइड ओर है, और सल्फाइड ओर का निष्कर्षण सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि से ही किया जा सकता। कोई दिक्कत, अगर इसके बारे में भी कुछ पता है, देख 2 लाइन लिख देना। तीसरा नंबर बाबू रे, तीसरा नंबर क्या था याद करो तो, तीसरा नंबर था, नहीं, तीसरा नंबर था बाबू रे, इसको धातु ऑक्साइड बनाना। और याद करो कल पढ़ाए हैं, सल्फाइड को, सल्फाइड को धातु ऑक्साइड बनाने के लिए भर्जन, भर्जन यानी रोस्टिंग करना पड़ता है रे। अरे बोले तो कैसे बनाएंगे, तो बोले इसमें ऑक्सीजन नहीं है ना, तो ऑक्सीजन दे के गर्म कर देंगे ना बाबू रे। जैसे ऑक्सीजन दे के गर्म करेंगे, जल्दी बोल, जैसे ऑक्सीजन दे के गर्म करेंगे क्या होगा, ZnO प्लस SO2 बन जाएगा रे। अच्छा, चौथा स्टेप में क्या करेंगे, कि जो धातु का जो ऑक्साइड बना, अब इससे O को हटाएंगे। अरे प्रगलन रे, कैसे हटाएंगे, तो H2 ले लेंगे या CO ले लेंगे। अरे H2 लेंगे तो जैसे H2O क्या बन जाएगा, H2O, बोल लास्ट में कौन बच जाएगा, Zn। और लास्ट स्टेप 5वां में होता है शुद्धिकरण। अरे क्या होता है रे, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण क्या है बाबू, बतेबे किए थे। इतना तो तुम, अरे साफ, सांद्रण मतलब भी साफ, और शुद्धिकरण मतलब भी साफ। सांद्रण में क्या होता है, तुम उसको साफ करता है जो हल्का बहुत टच होता है। अरे मट्टी उट्टी रे,
लेकिन जो अंदर में होता है उसको शुद्धिकरण से साफ होता है। शुद्धिकरण लिख देगा, शुद्धिकरण के प्रक्रिया के फलस्वरूप Zn मुझे हमें 99% शुद्ध प्राप्त होता है। हो गया? नहीं बाबू रे, केकरो पूछेगा वही सेम कॉन्सेप्ट लगा देना। हाँ? नहीं, आपको बात है, अगर तुमको बहुत डिटेल्स में पता है तब तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर तुमको डिटेल्स में नहीं पता है तो इतना ज़रूर सबका कर देना। केकरो लोहे का पूछेगा ले लेना एफईएस। क्या लेना? सब में सेम स्टेप। खाली जहाँ-जहाँ Zn है वहाँ Fe होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं रे? हो गया, निष्कर्षण यहाँ से खत्म होगा। अच्छा, उसके बाद बाबू रे अथी पूछेगा, याद रखना वही एबर विधि, संपर्क विधि, डेढ़ कक्ष विधि, ये सब ज़रूर पूछेगा, ध्यान देना है बाबू। कोई टेंशन नहीं लेना, याद करो। हम आपको बताए थे। हैबर विधि का बात करो थोड़ा-सा पहले। हैबर विधि, हैबर विधि में क्या बताए थे? हैबर एक वैज्ञानिक का नाम है रे। हैबर ने किस चीज़ को बनाने के लिए आइडिया दिया? अमोनिया। अच्छा, अमोनिया कैसे बनाते हैं याद करो। N2+H2 लेते हैं रे। अरे N2+H2 लेते हैं, याद करो। NH3 बनता है कि नहीं रे? याद करो बाबू रे, N2+H2 तो यहाँ पर N2 का कितना कण? 1 और बाबू रे H2 का 3, संतुलित है ना? तो ये 2 बनता है। यहाँ गौर करो। तो पहले जैसे पूछेगा मानो हैबर विधि क्या है? तो बोलना हैबर नामक वैज्ञानिक ने अमोनिया को बनाने का एक विधि दिया। ध्यान दो रे। हैबर नामक वैज्ञानिक ने, ध्यान देना बाबू रे। हाँ, हैबर नामक वैज्ञानिक ने अमोनिया को बनाने का एक विधि दिया, ठीक है? हैबर नामक वैज्ञानिक ने अमोनिया को बनाने का एक विधि दिया। मेरे ध्यान देना, यह विधि व्यावसायिक विधि है, व्यावसायिक विधि है, मतलब इस विधि से तुम अमोनिया को बृहद मात्रा में बना सकता है। अच्छे रे, कहेंगे जिसके लिए उन्होंने नाइट्रोजन के एक अणु और हाइड्रोजन के 3 अणु को आपस में अभिक्रिया कराया तो अमोनिया के 2 अणु प्राप्त हुए, ठीक है? तथा यह अभिक्रिया, ध्यान दो, उत्क्रमणीय तथा उष्माक्षेपी है। उत्क्रमणीय मतलब दोनों तरफ, मतलब ई बनेगा लेकिन बन के तुम छोड़ना मत। छोड़ेगा तो फिर बदल जाएगा बाबू रे। है ना बाबू रे? अमोनिया बना तो क्या बोलेंगे? ये बोलो उत्क्रमणीय। अरे ये दोनों तरफ था उसको उत्क्रमणीय कहते हैं। बोलेंगे यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होता है तथा यह उष्माक्षेपी होता है। उष्माक्षेपी मतलब इसमें गर्मी निकलता है। तो ली चाटलर बोला कि इसमें गर्मी मत देना। क्यों? क्योंकि इसमें गर्मी ऑलरेडी निकल रहा है। लेकिन अगर हम लोग गर्मी नहीं दिए तो रिएक्शन बहुत स्लो हुआ था, याद करो। इसलिए इसको फास्ट करने के लिए गर्मी दिए थे। कितना? अभी जस्ट बोले थे 700, 700 से 770 केल्विन नहीं बाबू रे? इतना गर्मी दिए थे बाबू रे। अभी जस्टे तो लिखवाए थे ना बाबू रे। गर्मी दिए थे, तो गर्मी दिए तब जाके रिएक्शन फास्ट हुआ। फिर दिमाग लगा कि अरे यार यहाँ 3 1 4 ले रहे हैं, बन रहा है 2, मतलब वो 4 कण 2 बन रहा है, तो 4 2 कैसे बना होगा? दाब लगाए होंगे तब। तो फिर जाके दिमाग में आया कि अच्छा दाब लेंगे तो लगता है रिएक्शन और फास्ट होगा। तब जाके दाब कितना ले लिए? 200 एटीएम। कितना ले लिया बाबू रे? 200 एटीएम। कोई दिक्कत? उसके बाद बाबू क्या किए रे? इसमें उत्प्रेरक लेना था, तो उत्प्रेरक में तुम किसको ले लिया बोलो? Al2O3 ना रे? K2O, मतलब तुम ये सब ले लेना बाबू रे, तो इससे क्या होगा? रिएक्शन और फास्ट होगा। हो ये बाबू रे। अच्छा, इसका चित्र बनाने का मन करेगा, चित्रों बनाने सिखाए थे, याद करो। याद है कि नहीं रे? अरे सिंपल, कुछ मत करना है, देखो ना। 2 कैसे लिया बाबू रे? ध्यान देना रे। एक तरफ से मान लो हम दे रहे हैं हाइड्रोजन, एक तरफ से दे रहे हैं मान लो नाइट्रोजन। क्या दे रहे हैं बाबू रे? अच्छा, अभी क्या-क्या बोले, बोलो, बोलो अरे! हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो देंगे। अच्छा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन देने के बाद बाबू क्या चाहिए इसको बोलो? फिर ध्यान दो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन देने के बाद यहाँ गौर सुनना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हम लोग दे देंगे, बाद क्या करना बाबू? इसको कोई एक बर्तन में गिरा देना, ध्यान दो। एक बर्तन में गिरा देना रे बाबू, ठीक है? एक बर्तन में गिरा देना। अब देखो बर्तन में गिराने के बाद क्या करना, यहाँ लगा देना प्री हीटर, प्री हीटर। अरे हीटर लगा देना, गर्मी देने वाला, गर्मी देने वाला लगा देना बाबू रे। यहाँ से पार कर देना बाबू। फिर रे, फिर अगला बर्तन बाबू रे, ध्यान दो। फिर अगला बर्तन बाबू रे, उत्प्रेरक ले लेना, रिएक्शन को और फास्ट कर देगा। नहीं समझा? एक बर्तन ध्यान दो, एक बर्तन ले लो प्री हीटर, एक बर्तन ले लो बाबू रे प्रेशर लगाने वाला, प्रेशर गॉज, प्रेशर लगाने वाला ले लेना बस। ए रे, प्रेशर लगाने वाला ले लेना बाबू रे। देखो ये क्या करेगा? इसको गर्मी देगा, गर्मी देगा तो रिएक्शन फास्ट। एगो प्रेशर लगाएगा तो और दबाएगा। एक में लेना उत्प्रेरक, क्या लेना रे? उत्प्रेरक। और लास्ट वाला बर्तन में क्या करना? गिरा देना। सब मिलके बाबू रे H2+N2 इतना सारा प्रोसेस के बाद क्या बन जाएगा? अमोनिया। और ये याद करो, एक बात और बोले थे, तो बाबू रे अमोनिया तो बाबू फिर तो, अरे अमोनिया तो उल्टो ना होगा रे। फिर बताए थे एक बात, किससे एक और पाइप निकाल के, और एक पाइप निकाल के और इसको यहाँ पे पंप के सहारा फिर इसको, याद है ना बाबू रे? एक मोटा-माटी बात बोल रहे थे वो, क्योंकि ये तुम भी समझ रहा है कि लास्ट क्लास में सारा चीज़ को चर्चा करना संभव नहीं है। इसलिए बाबू रे ध्यान दो रे, इसलिए कोशिश करो कि लगभग बातों पे कमांड रखने का, ध्यान दो रे। अच्छा बाबू रे याद करो थे, अथी क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के ना बना अथी संपर्क विधि, संपर्क विधि रे,
कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या था बोलो तो? कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अच्छा रे कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनाते हैं? H2SO4, ये भी व्यावसायिक विधि है। कैसे बनाते थे याद करो तो? SO2, याद करो, SO2 को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दे, बनता था SO3। क्या बनता था? अरे SO3 बनता था रे। फिर क्या करते थे इस SO3 को, फिर क्या करते थे इस SO3 को H2SO4 से रिएक्शन करवा दे। किससे? बोलो अब रे क्या बनेगा? बोल बोल बोल, दिमाग लगाओ, क्या बनेगा? H2SS, 4 3 7 O7 बनेगा कि नहीं रे? फिर क्या करते थे, इस H2S2O7 को बाबू रे जल में मिला देते थे, याद है? देखो क्या बनता था, एक मिनट, दू दू चार रे, एक मिनट बाबू रे, पहले जुड़ जाता था, पहले जोड़िए दो, दू दू H4, S तो 2A है रे, अच्छा बाबू रे 7 और 1 ये बनता था बाबू। याद करो, पहले पानी में जाके जुड़ता था और फिर फटाक से टूट जाता था। अब बोले जैसे टूटेगा तो है देखो ना, हाँ इसका है बाबू, H2 आधा आधा कर दो, 4 को 2 कर दो, अरे S2 को S कर दो, O8 को 4 कर दो, तो हो तो गया H2SO4 का 2 ना बाबू रे। इस सब को देखो बहुत चीज टफ नहीं था, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप लोग बाबू ध्यान देना, थोड़ा सा तुम लोग मेहनत में कमी किया, इसलिए बाबू राजेश आन, ये सब कुछ नहीं था, ध्यान देना रे। वेट, अच्छा बाबू रे इतना हो गया बाबू, ध्यान देना रे। उसके बाद बाबू रे ध्यान देना रे, उसके बाद था बाबू रे ध्यान देना, उसके बाद था बाबू रे वही ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या था क्या था? ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। अच्छा ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से क्या बनता था? क्या 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 क्या? HNO3, याद है कैसे बनता था? HNO3 के लिए पहले हम लोग NH3 लेते थे, इसको रिएक्शन करवा देते O2 से, देखो NO से और HO से, NO से NO बनाता था और HO से H2O बनाता था। फिर NO को लेते थे, फिर O2 से करते थे, हम बोलबे कि O से करवाने के बाद एगो O बढ़ जाता है, NO2 बन जाता था रे, अरे बोल ना। फिर क्या करते थे, इस NO2 को, ध्यान दो, अगर तुम इस NO2 को H2O में डालेगा और NO2 को तुम अगर बाबू रे H2SO4 में डालेगा तो अलग बात, दोनों में डालेगा तो बनेगा HNO3। क्या बनेगा? HNO3। बस अंतर था, याद करो, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। NO2 को जब तुम H2O में डालेगा ये 68% बनेगा, और जब तुम सल्फ्यूरिक, क्योंकि किंग्स ऑफ अरे राजा है रे, इसमें डालने से 98%। कितना देख रहा है बाबू रे? कुछ नहीं था मैदान रे। अच्छा एक बात और बाबू रे, लेड कक्ष विधि, यानी लेड चैम्बर प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस यानी लेड कक्ष विधि, ध्यान ना बाबू रे, लेड कक्ष विधि। अच्छा एक मिनट आप लोग रुक जाइएगा बाबू थोड़ा सा रे, एक बार हम थोड़ा सा और लॉन्ग थोड़ा चेक कर लेते हैं कि अगर कुछ और लॉन्ग बताना है तो एक मिनट रुक जाओ बस। लेड कक्ष विधि तो सबसे आसान था, जल्दी क्योंकि इसको अपलोड भी करना है ना, मेन बात। चलो आगे। देखो अब रे, पहले लेड कक्ष विधि देख लो क्या है, यहाँ गौर सुना रे। लेड कक्ष विधि क्या है बाबू, देना रे। लेड कक्ष विधि क्या है बाबू रे? तो पहले एक बात जान लो, लेड कक्ष विधि है, लेड कक्ष विधि है H2SO4 को बनाने का विधि। इसको किसको किसको? और याद रखना, अभी जस्ट बोले थे इसको गंध अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि ये अम्ल बहुत गंध करता है, ध्यान देना रे। तो इतना यही क्वेश्चन आता है कि गंध अम्ल का निर्माण लेड कक्ष विधि से बताएं। आराम से देना, क्या करना, बोलना कि NO प्लस, ध्यान दो रे, NO प्लस O2, NO प्लस O2, बोल क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? NO2 बन गया रे। अब है ना बाबू रे, NO2 बन गया, फिर क्या करना, इस NO2 को, इस NO2 को रिएक्शन करवा देना SO2 से। किससे किससे? बोल क्या हो जाएगा, बोल तो अभी दिमाग लगाओ। SO2 से करेंगे तो SO2 में एगो O चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? SO3। अरे SO3, अब बोले एगो O चल गया, एगो O इसका बच गया, तो क्या बन जाएगा? NO। अब इस SO3 को लेना और याद करो, SO3 को ले करके क्या करेंगे, याद कर याद कर, क्या करेंगे दिमाग लगा, अरे H2O में डाल दो, पानी में रे, तो क्या होगा? H2, अरे S, 3 एक कितना बन जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू रे? ध्यान दो रे, मैं तो आशा करता हूँ कि भाई बाबू ध्यान दो रे, इतना हमसे हो पा रहा है, मैं सबको लगभग को डिस्कस कर दिया इतना कम टाइम में। अब कितना बाबू रे, पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान दो रे। एक मिनट आइए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अपलोड होने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ जल्दबाजी में अब करने का। अच्छा अच्छा एक बात और गौर सुन लिया, ध्यान बाबू रे, हो गया बहुत हो गया, ध्यान सुन। अब एक बात गौर से सुन लेना, मैं सभी बच्चे को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
आप लोग इतना जब कर लोगे, एक बार इसको देखने के बाद, आप लोग एक चीज़ करना, ध्यान देना, मेरे यूट्यूब पे जाना बाबू रे, अभी हम तुमको दिखा रहे हैं। अच्छा उस यूट्यूब पे भी अगर नहीं जाना चाहता तो एक काम कर लेना, यहाँ गौर सुनो। अगर चल जाएगा तो बहुत ज़्यादा सोने पे सुहागा, कम से कम क्वेश्चन को एक बार देख लेना। ध्यान दीजिए, ये सब प्रथम कोटि है रे, प्रथम कोटि अभिक्रिया का प्रूफ करना रे, आता है कि नहीं? प्रथम कोटि का व्यंजक, ये सब जरूर पूछेगा। प्रथम कोटि का व्यंजक, यहाँ देख लो, प्रथम कोटि का व्यंजक, ध्यान देना। कैसे बोले थे, याद करो रे, प्रथम कोटि का व्यंजक कैसे निकालेगा, बताए थे, एक बात बताए थे, शून्य कोटि और प्रथम कोटि। तो शून्य कोटि बाबू दे रे, अगर शून्य कोटि पूछता, पहले शून्य कोटि ये सुन लो, शून्य कोटि पूछता तो हम आपको बताए थे, याद करो, शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक, अभिक्रिया का व्यंजक, यहाँ गौर सुनना, देखो यहाँ गौर सुन रहे, शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक, ध्यान सुनना, देखो क्या, शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक में सिंपल वैसा अभिक्रिया जिसका कोटि जीरो होगा। ए बाबा रिएक्शन को, रिएक्शन से पहले जो लेते हैं रिएक्टेंट, जो बनता है उसको प्रोडक्ट। आज बोलो अब रेट बराबर क्या होता है, अरे रेट बराबर होता है ना के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर, होता है कि नहीं बाबू रे, आर, तो क्या बोल रहा है शून्य कोटि, मतलब वो इसका पावर कितना होना चाहिए, जीरो। बोल बाबू जैसे इसका पावर जीरो लेंगे, अरे इस पे गिरा बम, हो गया खत्म, बाबू बचा कौन रे, खाली के। अरे अरे इसका मान जीरो, आर पे पावर जीरो मतलब होता है एक, के हो गया बाबू रे, इसको समीकरण एक मानना, क्या मानना। और याद करो बाबू रे, एक और फॉर्मूला बताए थे, रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई, इसको माना समीकरण दो, क्या माना समीकरण। अब समीकरण एक और दो में देखो, दोनों तरफ रेट है, इसको दोनों को बराबर कर दो, तो मतलब माइनस डी आर बाय डी टी बराबर के, अरे हाँ है ना रे, इसको इसको बराबर कर दिए। अब गौर सुने रे, माइनस को उधर भेजो, डी टी को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, डी आर बराबर माइनस के डी टी, होगा कि नहीं रे। अब क्या करना, वो डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए इंटीग्रेशन लगाना, अरे इंटीग्रेशन लगाना, इंटीग्रेशन लगा क्या बोल, इंटीग्रेशन अरे बताए थे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का जानी दुश्मन है, खत्म, तो लास्ट में कौन बचा, आर, अरे फिर बोल, माइनस के कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म, बचा कौन, टी। आज बोलो बाबू ये अनिश्चित समाकलन है ना, अनिश्चित समाकलन के आंसर में सी लिखा जाता है। अब बाबू क्या करेंगे, लिख देंगे टी बराबर, अरे टी का मान जीरो लेने पर, कि टी का मान जीरो लो, तो बोलो बाबू जैसे टी का मान जीरो लेगा रे, टी का मान जीरो मतलब वो समय को कड़ा जीरो करने, सुनिए, टी का समय को कड़ा जीरो करने, जैसे तुम समय को जीरो करोगे, अभिकारक का सांद्रण भी जहां से वो शुरू वाला आ जाएगा। अरे जैसे करोगे समय को जीरो, तो सांद्रण क्या शुरू वाला हो जाएगा ना, और शुरू वाला सांद्रण को आर नॉट बोलते हैं, मतलब समय को जैसे जी करेंगे ये आर नॉट हो जाएगा, मतलब क्या, बोलो, आर नॉट बराबर, अरे इसको जीरो कर दी थी, खत्म हो गया बाबू, लास्ट में खाली क्या बच गया, सी, मतलब वो सी का मान क्या निकल गया, आर नॉट, क्या निकल गया, क्या निकल गया, आर नॉट। अब देखो बाबू कुछ नहीं, टेंशन यहाँ लेना, एक मिनट रुक जाओ, सी का मान बाबू आर नॉट निकला। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ गौर सुन, अब क्या करेंगे गौर सुनना। अच्छा बाबू एक बार तुम लोग इसको देखो तो, इसको देखो, ई रिएक्शन को देखो तो, समीकरण तीन रे, समीकरण तीन, देखो रे समीकरण तीन, समीकरण तीन को लिखो तो एक बार, क्या था, बोल 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 बोल, हाँ, आर बराबर माइनस के टी प्लस सी था ना बाबू आज बोला बाबू जब हम लोग टी का मान जीरो रखे तो सी का मान कितना निकला, कितना निकला, आर नॉट, तो क्या होगा, आर बराबर माइनस के टी प्लस सी का मान कितना निकला, आर नॉट, आर नॉट निकला रे। अब देना बाबू यहाँ गौर सुन, उसके बाद बाबू देना रे, यहाँ गौर सुन, उसके बाद देखो रे, माइनस के टी है ना बाबू अरे माइनस के टी है ना, इसको ऐसा करो बाबू माइनस के टी को अगर इधर भेजेंगे तो क्या होगा बोल तो, प्लस के टी, हाँ के टी, आज उधर क्या हो जाएगा, आर नॉट, आज बाबू ये प्लस मुनने जाएगा तो माइनस में, हो गया बाबू बोलो के का बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर, बाबू टी है गुना उधर होगा तो खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम बाबू आसान है, ध्यान दो कि तुम खाली कितना प्रैक्टिस कर रहा है ये मैटर करता है, ठीक है। सुनिए रे, यहाँ गौर सुनना, इसके बाद बाबू गौर सुना रे, इतना हो जाने के बाद, इतना हो जाने के बाद, अब तुम लोगों को गौर सुनो, इतना हो जाने के बाद कभी कभी तुम लोग को पूछ देगा बाबू अर्ध आयु, क्या पूछ देगा, अर्ध आयु, अर्ध आयु, गौर सुनना। अच्छा अर्ध आयु क्या होता है पता है बाबू अर्ध आयु क्या होता है बोलो तो, हाँ अरे ध्यान दो, गुड, अभिकारक के सांद्रण को, अरे अभिकारक के सांद्रण को प्रारंभिक सांद्रण से आधा करने में जितना समय लगता है, अरे उसी को, उसी समय को टी हाफ यानी अर्ध आयु कहते हैं, ठीक है रे। अरे बाबू ध्यान, मिनट याद रखो, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुको, अभी बाबू के बराबर क्या निकला बोल तो, अभी क्या निकला था, आर
आर नॉट माइनस आर बाई टी। अरे यही निकला था ना रे। अच्छा गौर सुन बाबू रे, टी को इधर कर दो, टी बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर, के नीचे चला आएगा रे, यहाँ गौर सुन रे। अच्छा हमको टी को टी हाफ करना है ना, बोल जैसे टी को टी हाफ करेंगे तो आर क्या बन जाएगा, अरे क्या बन जाएगा, आर नॉट बटे टू बन जाएगा। इट मीन्स क्या बाबू, बोलो बोलो। इट मीन्स वो टी हाफ बराबर आर नॉट पहले से था, ये आर क्या बन गया, आर नॉट बटे टू, कुछ नहीं तो एक नीचे में के, अरे टू और एक का लॉस हो, टू आर नॉट माइनस, अरे अच्छा ऐसे 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 दिमाग लगाओ ना, टू अरे बोलो, दो एक का लॉस हो, दूर है तो हो गया टू आर नॉट माइनस आर नॉट बटे के, अरे नहीं होगा रे, तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, हो तो गया टू आर नॉट में से आर नॉट गया तो आर नॉट, बोलो बाबू, ऐसे में ध्यान दो रे, बचा कौन टू, और यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक ऊपर जाएगा के नीचे, हो गया आर नॉट बटे टू के, मतलब शून्य कोटि का बाबू फॉर्मूला होता है आर नॉट बटे टू के, कोई दिक्कत। अच्छा रे, अच्छा वेट, अब भैया अगर यही मान लो प्रथम कोटि पूछ देता तो कुछ नहीं करते थे, प्रथम कोटि पूछता, रिएक्शन को आर, प्रतिफल को पी, फिर क्या करते, रेट इज इक्वल्स टू माइनस के आर, बस प्रथम कोटि बोला तो एक लेते, फिर एक ले लिए तो इसको इसी डायरेक्ट मानना पड़ता, समीकरण एक, फिर रेट का एक और फॉर्मूला होता है, रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी आर बाय डी टी, अरे बोल ना रे, इसको समीकरण दो मानते, समीकरण एक तथा दो से क्या हो जाता, माइनस डी आर बाय डी टी, हाँ क्योंकि इधर बराबर तो हो बराबर होता है इक्वल्स टू के आर, बोलो बाबू रे, फिर क्या होता बोलो बोलो, ई माइनस को बाबू रे ध्यान दो रे, माइनस को उधर भेज दो, क्या होता डी आर, इस माइनस को उधर भेज दो बाबू रे, माइनस उधर बोलो क्या, माइनस के आर नहीं रे, सुनो आर को नीचे कर दो, आर को नीचे कर दिया और डी टी को उधर कर दो, इंट्रीगेशन लगा दो, यहाँ को सुनो रे, इंट्रीगेशन लगाएंगे देखो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, अरे इंट्रीगेशन बोलो तो क्या होता है, इंट्रीगेशन, अच्छा बोलो यहाँ कुछ नहीं तो वन है, इंट्रीगेशन वन एक्स डी एक्स बराबर लॉग एक्स, याद करो लॉग एक्स, यानी एल एन एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे कौन है, आर, अरे कौन है, फिर इधर क्या हो जाएगा बोलो, माइनस बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, बोलो इंट्रीगेशन डी टी बराबर, अरे इंट्रीगेशन कैंसिल, बचेगा कौन टी, लास्ट बचेगा सी, अरे बोलेगा बचेगा ना रे, अब बोल इसको मान जैसे जीरो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर नॉट, अभी बताए थे ना, इट मीन्स हो भैया समझ गए कि भैया इसको भैया सिंपल बोलिए ना भैया, सी का मान आर नॉट, अरे सी का मान भैया एल एन आर नॉट निकलेगा, चलो अरे समीकरण तीन में रखो तो, समीकरण तीन कौन है, एल एन आर बराबर माइनस के टी प्लस सी का मान क्या निकला, एल एन आर नॉट, क्या निकला, एल एन आर नॉट, माइनस को इधर भेजो, प्लस रे, बोला रे क्या होगा, एल एन आर नॉट प्लस उधर जाएगा तो एल एन आर। अच्छा बाबू एक बात बताओ रे, तुम लोग सब जानता होगा लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम बाय एन, लॉग एम बाय लॉग एन, अरे होता है कि नहीं रे, अब सिंपल के का मान निकालना है, टी को नीचे कर दो तो क्या होगा, के बराबर क्या हो जाएगा रे, आर नॉट बाय आर, अरे टी गुना में ना रे, उधर जाएगा तो भाग में, और बाबू एल एन आपको पता है एल एन तो विदेशी लॉग है, देसी लॉग बनाने के लिए 2.303 लॉग, अरे होगा कि नहीं रे, हो गया खत्म, है ना बाबू रे, अरे गुड 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 रे, यहाँ गौर सुनना। अच्छा अगला, अगला बाबू क्वेश्चन होगा, ध्यान देना कि भैया अगर इसका अर्धायु पूछता तो कोई दिक्कत नहीं, बोल क्या निकला, के का मान क्या निकला अभी, के का मान निकला 2.303 लॉग एल एन आर नॉट बाय आर, अरे टी यही निकला ना रे, अरे अब बोलो अर्धायु निकालना होता है, अर्धायु के लिए क्या करते, टी को इधर कर देते 2.303 लॉग, अरे सॉरी एल एन नहीं होगा फिर, हाँ लॉग आर नॉट बटे आर, अरे होगा ना बाबू, और नीचे में टी इधर गया तो के नीचे आ जाएगा रे, आप समझो रे, बोलो टी को करना है टी हाफ, बोल जैसे टी हाफ करेंगे तो ये आर क्या बन जाएगा, आर नॉट बटे टू, अभी जस्ट बोले थे रे, बोल क्या हो जाएगा इसका मतलब, टी हाफ बराबर 2.303 लॉग, दिमाग लगाओ तेरे बाबू, हाँ क्या होगा, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, है तो करे, सुनिए आर आर नॉट बटे टू बटे यहाँ है रे, आर नॉट कट जाएगा, हो जाएगा लॉग टू, सिंपल ये लॉग टू हो जाएगा, यहाँ बाबू के ध्यान देना रे, टी हाफ बराबर 2.303 रे, लॉग टू का मान 30 कुछ समथिंग होता है, और बटे के, जब दोनों गुना करेगा 0.693, आ रहा कि नहीं बाबू रे, हो गया खत्म। तो सुनो रे, चलिए बहुत बाबू रे ध्यान देना रे, हम लगभग क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए, ध्यान देना इतना कम टाइम में, उसके बाद भी बाबू ध्यान देना रे, उसके बावजूद भी आप लोग लगभग चीजों को पढ़े हुए हैं, आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी। चलिए आप लोग जल्दी से पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ध्यान देना, अगर आपके पास इस वीडियो को देखने के बाद कुछ समय मिले तो बता ही दिए, अगर मिले ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं होता, धरपड़ियो नहीं करना है बाबूड़े, ऐसे भी कि आपको जरूरी नहीं है, छोड़ दो, जो इतना कर लिया, देखो तैयारी तो जो तुम्हारा करना था वो तुम कर ही लिया है बाबूड़े, अब इतना कम टाइम में तो सारा चीज संभव है भी नहीं। चलिए इस वीडियो को पहले आप लोग जल्दी देखिए।
इसको जल्दी अपलोड करना है रे। टाइम